वेलकम बैक टू माय चैनल। ये बहुत ही ओल्ड लाइन हो गई है कहने के लिए, पर हम लोग अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। ओल्ड इज गोल्ड, कंसेप्ट इज ओल्ड बट इट्स गोल्ड बिकॉज यू विल गेट मार्क्स फॉर इट। वैसे ना आज ना वैलेंटाइंस डे है, तो आप सभी की गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड्स को मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ओके, चल आओ पढ़ते हैं। आज का कंसेप्ट है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और ROI। इसका मतलब क्या है? मतलब कि हमने शेयर्स इशू किया, डिबेंचर्स इशू किए, उससे कुछ पैसे हमारे पास आ गए। वो पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया अपने बिजनेस में। ठीक है, उस बिज़नेस में इन्वेस्ट किया, अब हम बिज़नेस कर रहे हैं, सेल परचेज गुड्स कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उससे हमें कुछ प्रॉफिट होगा। तो वो कितना जो प्रॉफिट हुआ, जो रिटर्न्स हमें मिल रही हैं उस इन्वेस्टमेंट पे, वो पैसा लगाने पे वो कितनी रिटर्न हमें मिल रही है, वो बताता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट को हम कह सकते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। ये कैपिटल ही तो है, जो हम शेयर्स इशू करते हैं, जो पैसा आता है उससे वो को कैपिटल बनती है। उसके बाद डिबेंचर्स इशू करके जो कैपिटल आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, इन सब से जो पैसा आता है, उससे बनती है हमारी ये कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट को हम कह सकते हैं कि ये हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स हैं जो हमने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, या दूसरा कह सकते हैं ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कह सकते हैं शेयर होल्डर फंड्स शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इस लॉन्ग टर्म लोन्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, या फिर लॉन्ग टर्म डेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, बोरोइंग से, डेट से, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, कुछ प्रोविजंस होंगे लॉन्ग टर्म। शेयर होल्डर्स शेयर्स इशू करके इसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों आ जाते हैं। तो इससे बनता है, इससे पता लगता है ना कितना पैसा हमने फाइनेंस कराया, जनरेट किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसको हमने बिजनेस में अपने लगाया। वो क्या किया हमने, इन्वेस्टमेंट की, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, तो उससे जो हमें रिटर्न मिल रहा है, जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो हमारी होगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और ROI। मोटा मोटी समझो, समझे? पैसा जुगाड़ किया, उसे अपने बिजनेस में लगाया, उससे जो हमें प्रॉफिट हुआ या रिटर्न मिली, उसका क्या परसेंटेज होता है, वो ROI है। इसका दूसरा नाम भी है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरा कह सकते हैं ROCE। समझ रहे हो? ROCE। अब और रेट ऑफ रिटर्न, ये कैपिटल एम्प्लॉयड यही तो है, इन्वेस्टमेंट ही तो है, उस पर रिटर्न, उस पर रिटर्न, बात तो वही है। और यील्ड ऑन कैपिटल, यील्ड का मतलब होता है कितना रिटर्न आया, तो क्या रिटर्न आया, क्या रिजल्ट आया, ऐसे कह सकते हो। तो यील्ड ऑन कैपिटल, जो कैपिटल लगाया उसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बढ़िया। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं कि, अरे सॉरी, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं कि ROI का फॉर्मूला क्या है। नेट प्रॉफिट बिफोर, देखो ये ध्यान देना किस प्रॉफिट में बिफोर है, किस फॉर्मूले में बिफोर है, किस फॉर्मूले में आफ्टर है। जैसे कि EPS निकालते समय ये आफ्टर होता था, क्यों होता था वो भी समझा दिया है। यहाँ बिफोर हुआ, बिफोर इंटरेस्ट
टैक्स एंड डिविडेंड्स। ठीक है, कुछ भी करें, यानी कि हम कह सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी की बात कर रहा है ये, जो उस चार्ट में बताया था, जो स्टार्टिंग में वो बताया था। एक मिनट रुको, मैं दिखाता हूँ। हाँ ये वाला, ये देखो, ये वाले प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर आरओआई में ये जो प्रॉफिट आया है, हाँ, ये अपॉन कितना कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोगों ने किया है इनटू 100, जितना इन्वेस्टमेंट किया है उस पर कितना रिटर्न मिला, वो होगा हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल, वही प्रॉफिट रिटर्न ही तो है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब क्वेश्चन में सबसे पहले जो है फॉर्मूला लिख दो, फिर एक एक करके जो भी दिया उसको फाइंड आउट करो। ठीक है, तो यानी कि इस नेट प्रॉफिट से ना अभी तक इंटरेस्ट डिडक्ट हुआ है, ना ही टैक्स डिडक्ट हुआ है, ना ही कोई डिविडेंड गया है। ये सब होने से पहले वाला जो प्रॉफिट होता है उसे कंसिडर करना है आरओआई के लिए। बढ़िया, अब हमें ये निकालना आता है, ये तो निकला ही हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड ये कैसे निकालेंगे, इसके दो मेथड है निकालने के। ठीक है, तो पहला कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, फर्स्ट मेथड। लाइबिलिटीज साइड अप्रोच। कैपिटल याद है ना, वो शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, यही सब तो है, वही हमको डिफरेंस निकाल कर दिखाना है। तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, बैलेंस शीट याद करना, देखो टोटल, ये हम यहाँ बता रहे हैं, टोटल लाइबिलिटी इक्वल टू क्या होता था, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, और टोटल एसेट्स क्या होता था, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। इसी को घुमा फिरा के निकालेंगे, अभी देखना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, देखो शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। देखो शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल आ गया, जिसमें इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स आ जाते हैं, और रिजर्व्स एंड सरप्लस आ गए। ये वही पैसा है जो हम लोगों ने फाइनेंस करा के अपना लिया था, इशू करके। और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स जो मैंने लोन लिए या डिबेंचर्स इशू करके जो किया, वो सब। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में क्या क्या आ जाता है, पेंसिल कहाँ गई, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, ये हो गया, इतना तो समझ में आया। एक और चीज़ हमको इसमें माइनस करनी रहती है, वो ध्यान देना, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। हम बताएंगे कि ये क्या होता है। अभी के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला है, शेयर होल्डर फंड्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ये एसेट्स का पार्ट है, उसमें से माइनस करना है। क्यों माइनस करना है हम बताते हैं। देखो जितना भी पैसा हम लोग शेयर कैपिटल से, रिजर्व्स एंड सरप्लस से, और डिवेंचर्स इशू करके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, लॉन्ग टर्म प्रोविजन से पैसा निकाल कर आते हैं, उसको हम अपने बिजनेस में लगाते हैं। तो वो एक तो मेन लाइन ऑफ बिजनेस में लगता है, और थोड़ा बहुत पैसा आउट ऑफ द मेन लाइन ऑफ बिजनेस में लगता है। तो जो पैसा हम लोगों ने फाइनेंस करा के लाया था, जो भी पैसा हमने सोर्स से लाया था वो पैसा बिजनेस में लगा, तो दो तरह से लगा। एक तो मेन लाइन ऑफ बिजनेस में लगा,
कि जो चीज़ हम लोग बना रहे थे, मान लो कैलकुलेटर बना रहे थे या पेन बना रहे थे, तो उसमें पैसा लगा, मशीन्स आई, ये आया, वो रॉ मटेरियल्स आया, तो ये हो गया ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स हुआ है लेकिन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नॉट मेन लाइन ऑफ बिजनेस है कि कहीं हम शेयर्स, सिक्योरिटीज़, इन सब में इन्वेस्टमेंट कर दिए, किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद लिया कि कुछ कर लिए, तो ये हो गए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। पैसा तो दोनों जगह लगा है। तो हमें तो बिजनेस से मतलब है ना, हमें, सॉरी दिख नहीं रहा था क्या, वेरी वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। तो हमें तो बिजनेस से मतलब है कि हमारे बिजनेस में कितना कैपिटल लगा है। तो जो बिजनेस में कैपिटल लगा है वो केवल ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है, नॉन ट्रेड तो नहीं है। वो पैसा पूरा लग गया था, तो वही बता रहे कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर होल्डर फंड्स लगाया गया है पूरा, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स का पैसा लगाया गया है पूरा, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में जो पैसा लगाया था उसको हटाओ, वो इस कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। समझ रहे हो बात को? ट्रेड जो बिजनेस से रिलेटेड है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्यों हम उसको इंक्लूड करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है? कैपिटल एम्प्लॉयड तो वो होगा जो बिजनेस से रिलेटेड है। तो शेयर होल्डर फंड्स का पैसा लगा हुआ है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का पैसा बिजनेस में लगा है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को हम घटा देंगे, समझे? लायबिलिटी साइड से हम ऐसे निकालेंगे। क्लियर है? ट्रेड नॉन ट्रेड में डिफरेंस और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होगा, और क्यों नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को माइनस कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, हमें बिजनेस से रिलेटेड वाला कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। समझ में आया? वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड मेथड, एसेट साइड अप्रोच से हम लोग कैसे निकालेंगे। सेकेंड मेथड, एसेट्स साइड अप्रोच। क्लियर है? यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अच्छा, हमें ये बताना टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होती है, ये बता रहे कैसे आया। टोटल, उल्टा लिख दे रहे हैं ना, टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स होता है, नॉन शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ठीक है, ये मिला के मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, और एक एक्स्ट्रा जो हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे भी होगा। अभी इतना समझो, इस करंट लायबिलिटी को उधर भेज दे रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स प्लस सी ए माइनस सी एल, ये हो गया शेयर होल्डर फंड्स प्लस एन सी एल। ठीक है, इस नॉन करंट एसेट सी ए माइनस सी एल को हम लोग वर्किंग कैपिटल लिख सकते हैं, और इस चीज़ को हम कैपिटल एम्प्लॉयड लिख सकते हैं। डिराइव हो गया, बोलो याद हो गया? ये एसेट साइड से ऐसे निकल कर आएगा, कान इधर से पकड़ो, कान नाक इधर से पकड़ो चाहे सामने से पकड़ो, बात तो वही है। समझे? अब ये जो नॉन करंट एसेट है, क्योंकि लायबिलिटी साइड में भी हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को हटा रहे थे, यहाँ के नॉन करंट एसेट्स में भी हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर नहीं करेंगे। इसका मतलब हम इसको यहाँ भी माइनस कर देंगे, को हम एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड करेंगे का मतलब ही होता है इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे का मतलब ही होता है इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है? क्लियर है। तो यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? पीपीई आएगा,
इंटैंजिबल एसेट्स आएगा प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्ट, इस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में दोनों आते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो एक्सेप्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, तो अब इस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या रह गया, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स रह गए। हम कह रहे हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में दोनों आते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, एक्सेप्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, यानी किसमें क्या आ गए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आ गए, प्लस लॉन्ग टर्म सब कुछ है वो हम दोबारा लिख रहे हैं। बैलेंस शीट में देखोगे करंट सॉरी नॉन करंट एसेट्स में जो जो है सब कुछ इसमें आएगा, बस क्या नहीं आएगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएगा। बस इतना ही समझाना है क्योंकि वो मेन लाइन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले को निकालते समय हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, दो उसमें पैसा लगा हुआ है, समझे? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक एकदम क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, अब जो है आईएससी के गाइडलाइंस में लिखा है कि अगर कहीं भी क्वेश्चन में केवल इन्वेस्टमेंट्स लिख के आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे कि हम एजम्पशन ले लेंगे, हम खुद ही मान लेंगे कि ये नॉन ट्रेड है, भले वो लिखा है चाहे नहीं लिखा है, हम क्या मान लेंगे, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है। अगर वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा तो वो लिख के देगा, क्वेश्चन में लिख के देगा, अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा तो क्वेश्चन में लिख के देगा, अदरवाइज नहीं देगा। यहाँ तक क्लियर है? यानी कि अगर क्वेश्चन में केवल इन्वेस्टमेंट लिखा है तो इसका मतलब वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। क्लियर है? और उसको हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड, क्या करेंगे हम, एक्सक्लूड। जैसे लड़कियां लड़कों को करती हैं क्या, इग्नोर, तो वैसे आपको क्या करना है, इस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को इग्नोर। वेरी गुड, ओके। अब एक और चीज़ देखनी है, जैसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स इस कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं आता है, राइट? क्योंकि इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, रीजन सब क्लियर हो गया होगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि एग्जांपल हम दें कि किसी और कंपनी के शेयर्स में मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, डिबेंचर से मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, उससे हमको कुछ रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड या इंटरेस्ट सॉरी डिविडेंड या इंटरेस्ट में मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा, वो मेरी इनकम ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होगी। क्या होगी वो, इनकम ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होगी। बहुत अच्छे, तो इसको भी हम एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को भी हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो उस पर जो इनकम आएगी उसे भी एक्सक्लूड कर देंगे। इज़ दैट क्लियर? क्लियर। तो अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड सेकेंड मेथड से निकालो चाहे आप फर्स्ट मेथड से निकालो, दोनों से सेम ही आना है, ठीक है। समझ में आया पूरा यहाँ तक? वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। एक और चीज़ है, हाँ, कि हमें ये रेशियो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या बताता है। जैसे कि प्रॉफिट ही बिजनेस का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है, जिससे भी पूछोगे तो कहेगा भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, भाई प्रॉफिट कमाना है, भाई बिजनेस करने गए हैं तो कमाने ही तो गए ना, अब ऐसे बैठने तो नहीं गए हैं। हाँ, थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं तो अच्छा काम ही करते हैं। तो दिस रेशियो is a barometer of the overall performance of the enterprise.
It measures how efficiently the capital employed in the business is being used. कितना एफिशिएंटली हम अपने कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज़ करते हैं कि हम एफिशिएंटली प्रॉफिट उसमें से जनरेट कर पा रहे हैं। फिर से सुनो, हम कितना एफिशिएंटली कैपिटल एम्प्लॉयड को अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं कि हम उससे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। समझ गए इस रेशियो का मतलब? वेरी गुड। तो हायर रेशियो होगा तो बेटर है, लोअर रेशियो तो बेटर नहीं है। रिटर्न जितना हाई होगा उतना अच्छा है। अच्छा, एक और चीज़, जो बैलेंस शीट होती है उसके नोट्स टू अकाउंट्स में ऐसे लिखा रहता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, उसमें लिखा रहता है जनरल रिज़र्व 1 लाख का है और पीएल बैलेंस जो है वो 50,000 का है, टोटल में 1.5 लाख का होगा। तो ये जो पीएल बैलेंस होता है ना, ये जो पॉजिटिव में है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है, यहाँ लॉस नहीं, प्रॉफिट आ रहा है। तो ये जो पीएल बैलेंस होता है ये आफ्टर टैक्स होता है। तो अगर ऐसे मिलता है तो हमें तो बिफोर टैक्स चाहिए, तो हमें ऐड बैक करना पड़ेगा ना। आफ्टर टैक्स होता है, यानी कि टैक्स माइनस हो के, प्रॉफिट में से टैक्स माइनस हो गई है, इंटरेस्ट माइनस हो गया, उसके बाद यहाँ पर आया है। ठीक है, तो अब माइनस हो चुका है तो हमें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, तो हमें इसमें ऐड बैक करना पड़ेगा इंटरेस्ट और टैक्स को। क्लियर है? वेरी गुड। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या कह रहा है। हमें इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर, ये बिफोर बी फॉर बिफोर लिख रहे हैं, सॉरी देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे पहले हम रुको, नेट प्रॉफिट को निकाल लेते हैं। ठीक है, हम बताए थे अभी जो नोट्स टू अकाउंट में यहाँ बताए थे अभी कि इसमें जो पीएल बैलेंस रहता है वो आफ्टर टैक्स होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है ये आफ्टर टैक्स है। आफ्टर टैक्स का मतलब है कि ये पीएटी है, राइट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर ईएटी भी इसको कह सकते हैं। इसका मतलब कि इसमें, इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, टैक्स भी माइनस हो चुका है। क्लियर है? एक मिनट हम आपको चार्ट दिखाते हैं। हाँ, ये देखो, ये पीएटी है और ईएटी है। ठीक है, ये वाला उसमें शो करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाके, यानी कि इसमें से टैक्स माइनस हो चुका है, इसमें से इंटरेस्ट भी माइनस होकर आया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में टैक्स तो हमें बता ही नहीं रहा कितना है, तो हमें उससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, नहीं बता रहा, टैक्स ज़ीरो हो जाएगा फ़िलहाल के लिए, नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट बता रहा है, तो 10 लाख का 8% 80,000 इंटरेस्ट, और 12 लाख का 10% 1,20,000 इंटरेस्ट, यानी कि 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट इसमें से माइनस हो चुका है। यहाँ पे कुछ प्रॉफिट आया होगा, उसमें से 2 लाख रुपए इंटरेस्ट माइनस किया हो गया होगा, फिर ये आया होगा, टैक्स कुछ चार्ज नहीं हुआ तो फिर ये आ गया। ठीक है, अब हमें तो फॉर्मूले में ये वाला प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, चार्ज होने से पहले वाला। तो अगर हम टैक्स इसमें ऐड कर दें तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे, अगर हम इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दें तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। जब माइनस करके उधर पहुँचे हैं तो वापस जाना है, तो ऐड करके वहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ से माइनस किया तो यहाँ आए, अब इसमें ये ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है। इसका मतलब कि पीएटी में टैक्स कुछ है नहीं, ज़ीरो ज़ीरो ऐड किए यहाँ आए, यहाँ पे हमें 2 लाख ऐड करना पड़ेगा तो हम यहाँ आ जाएंगे। क्लियर है? अब पीएटी देखो हमारे पास कितना है, 10 लाख है, इसमें हमें 2 लाख और ऐड करना है इंटरेस्ट का, तो 12 लाख हो गया। तो 12 लाख हो गया। भाई समझ में आ रहा है ना? मुझे पता नहीं, कोई डाउट हो रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आए तो कमेंट में बताना, मैं फिर से समझा दूंगा।
तो 12 लाख आ रहा है, 12 लाख आ गया, ये हो गया 12 लाख। ठीक है, एक पॉइंट कंप्लीट, बिफोर वाला आ गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले थे। ठीक है, फॉर्मूला लिखे हो ना कहीं, वो खोलो। फॉर्मूला क्या क्या थे फॉर्मूले? देखो, पहला फॉर्मूला था शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आता है। इसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हटा देते थे। इस क्वेश्चन में कहीं आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स दिख रहा है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में होता है, तो वो नहीं है यहाँ पे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, यानी कि कुछ करना ही नहीं इसका। हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स है, हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, जहाँ से हमने पैसे लाए हैं, पैसे यहाँ से फाइनेंस कराए हैं, सोर्स है, आ गया। पूरा मैं समझा चुका हूँ अब सब कुछ। अब इतने पैसे हम लोगों ने बिजनेस में लगाए हैं, पॉइंट है, पॉइंट है। तो ये कितना हो गया? 30 + 23 + 22 लाख। मेरे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में नोट है एक, तो यहाँ आ गया। रिजर्व एंड सरप्लस तो पूरा उसी का पार्ट होगा ना। तो 30 लाख + 23 लाख + 22 लाख, 75 लाख आ गया। यानी कि मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड जो है लाइबिलिटीज़ अप्रोच से, जो कि पहला मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, वो है 75 लाख। ठीक है। अब हम लोगों ने दूसरा फॉर्मूला जो पढ़ा था सेकंड से, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट एसेट में पीपीई है 55 लाख का, इसको ले लिए, सेकेंड मेथड से बता रहे हैं। और करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो, तो टोटल करंट एसेट कितने हैं? 12 लाख + 9 लाख + 3 लाख, 24 लाख हैं। इसमें से 4 लाख माइनस करो, 20 लाख आए। तो नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल 20 लाख आ गए। 55 लाख के ये हैं, तो टोटल 75 लाख के हो गए। हम कहे दोनों से सेम आंसर आता है, दोनों से निकाल के भी आपको दिखा दिया इस क्वेश्चन में। यानी कि हमारा यहाँ पे 75 लाख आ गया। अब 12 लाख डिवाइड बाई 75 लाख, 16% आंसर आ गया। देखो 16% आंसर आया भी है। क्लियर है? बोलो। वेरी गुड। इसको हम लिख के भी दिखा रहे हैं। ओके गाइस, देखिए मैंने सॉल्व कर दिया है। अब आपको इसी तरह सॉल्व करना है। देखो ROI पहले फॉर्मूला लिखना, ठीक है, पूरा लिखना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने थोड़ा थोड़ा शॉर्ट किया है, आप लोग पूरा पूरा लिखेंगे। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने दोनों मेथड्स आपको बताया कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा। रेशियो निकलने के बाद एक बार इसको सॉल्व करो, फिर एक बार इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो मैंने पहले कैपिटल एम्प्लॉयड को सॉल्व किया है, आप पहले वो भी कर सकते हो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को किसी एक मेथड से एग्ज़ाम में सॉल्व कर लेना जिससे आपको ईजी लगे। तो हमने दोनों से दिखा दिया है कैसे सॉल्व करके बताना है। ठीक है, देख लो, बढ़िया। फिर यहाँ देख लो, ये वर्किंग कैपिटल निकाला, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। उसके बाद मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड्स। प्रॉफिट फॉर द ईयर 10 लाख दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऐड किया, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड 12 लाख, ये आ गया। आर वाई निकाल दिए। फिर यहाँ पूरा लिखना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और फिर डायरेक्ट लिख देना। एक बार फॉर्मूला लिख चुके, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, ये हो गया आंसर। अच्छा, एक वर्किंग नोट लिख के इंटरेस्ट का कैलकुलेशन दिखा दो। ये देखिए, हमने इंटरेस्ट निकाल के दिखा दिया है, इस तरह आप भी निकाल दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। अब आगे का हम बुक में ही बताते जाएंगे, आपको बुक में ही लिखते चलना है, ठीक है। वेरी गुड, बाकी आप लोग सॉल्व करिएगा, हम बुक में ही सॉल्व करवा देंगे फॉर्मूला लिखवा के। ओके, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ रहा है, वही होता है ROI और ROCE, सेम होता है। फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर से हम बता रहे हैं, फॉर्मूला लिखना। अब एक एक करके निकालो। हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दिखा रहे हैं, दोनों मेथड से निकलेगा। यहाँ पे निकाल के दिखा रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड फर्स्ट मेथड से, ठीक है। देखो, पहले वो फर्स्ट मेथड क्या है, लायबिलिटीज अप्रोच मेथड। तो ये देखो, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर होल्डर फंड्स हो गया। इसके बाद ऐसा कुछ नहीं दे रहा है, इसके बाद लॉन्ग टर्म
लाइबिलिटीज, तो शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस या लॉन्ग टर्म डेब्ट्स भी कहते हैं इसको, फॉर्मूले में लिखवा दिया था। तो शेयर कैपिटल हो गया, ये दोनों हो गया, ऐड करेंगे 7 लाख। अब हम ऐड करके दिखा दे रहे हैं, 7,20,000, 6,50,000 और 5,00,000 और 80,000, 19,50,000 आ गया। ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकेंड मेथड से निकाल के दिखा रहे हैं, इसका फॉर्मूला था नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। तो नॉन करंट एसेट हमें दिया हुआ है 15 लाख और वर्किंग कैपिटल कितनी है देखते हैं। देखो ये करंट एसेट, ये करंट एसेट, ये करंट एसेट, ये करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, पूरे करंट एसेट को प्लस करो, 5 लाख, 6 लाख, 1 लाख। करंट एसेट आ रही 12 लाख, उसमें से माइनस करो 7,50,000। तो वर्किंग कैपिटल मेरी आ गई 4,50,000। उसमें हम ऐड करेंगे नॉन करंट एसेट्स जो कि आ गई मेरी 19,50,000। क्लियर है, डन। अब हम दिखा रहे हैं, ये वाला काम हो गया हम लोग का। अब हम दिखा रहे हैं ये, यानी कि ये मेरी आ गई 19,50,000। अब हम दिखा रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स है यानी कि ये पीबीटी है या फिर ईबीटी है। ये तो तब आता है जब इंटरेस्ट माइनस हो जाता है, याद है, पहले इंटरेस्ट माइनस होता है तो पीबीटी आता है, फिर टैक्स माइनस होता है तो पीएटी आता है। ठीक है, तो यानी कि इंटरेस्ट इसमें से माइनस होके आ रहा है, ये जो नेट प्रॉफिट है बिफोर वाला। तो हमें अगर इंटरेस्ट इसमें ऐड कर दे तो हम यहाँ आ जाएंगे, पॉइंट है। तो इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे देखो, 10% लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिया है, ये 10% इंटरेस्ट है। 5 लाख का 10% इंटरेस्ट, कैलकुलेशन दिखा देना, 5 लाख का 10% 50,000, यानी कि इस 2.5 लाख में हम 50,000 और ऐड करेंगे, हो गया 3 लाख। ये है मेरी नेट प्रॉफिट बिफोर, सॉरी दिख नहीं रहा था, सॉरी, 50,000 ऐड करेंगे 3 लाख, फिर ये हो गई 3 लाख, ये हो गई नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो हमें इससे मतलब है। अब यहाँ पे देखो 3 लाख आ गई और 19,50,000, 3 लाख डिवाइड बाई 19,50,000 इंटू 100, ये हो गई 15.38%। आंसर आ गया, डन। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ गया है। अब आप लोग पॉज करिए वीडियो को और खुद से सॉल्व करिए, फिर मेरा आंसर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, यानी कि ये क्या है, पीबीटी है। ठीक है, 65,000, यानी कि इसमें हमें इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट माइनस हो चुका है। तो इंटरेस्ट है 15%, 1 लाख का 15%, तो 65,000 प्लस 15,000 इक्वल टू 80,000। ठीक है, 80,000 आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, शेयर होल्डर फंड्स 3 लाख है और लॉन्ग टर्म डेप्थ यानी कि लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन को लॉन्ग टर्म डेप्थ कहते हैं। तो 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख हो गई। ठीक है, तो ये 4 लाख हो गया इंटू 100% में आता है ना, तो यानी कि 80,000 डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 100 हो गया 20%। डन। तो लिखा है इट इज़ एज्यूम दैट शेयर होल्डर फंड्स इंक्लूड करंट ईयर्स प्रॉफिट्स। हाँ कह सकते हो, ठीक है। देखो 106 खुद से एक बार ट्राई करो, बाकी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स, यानी कि ये है पीएटी या फिर ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 1 लाख। अब बाकी पहले हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। देखो 10% इंटरेस्ट लग रहा है, 40,000 माइनस हो चुका है इसमें, और टैक्स भी 50% माइनस हो चुका है। तो इसको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, देखना कुछ ऐसे हुआ होगा। नेट प्रॉफिट होगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कुछ तो होगा, इसमें से इंटरेस्ट माइनस किया होगा तो मेरा आया होगा पीबीटी, फिर इसमें से टैक्स 50%,
इंटरेस्ट 40,000 माइनस हुआ था, फिर टैक्स 50% माइनस किया होगा, इसका आ गया PAT। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं, ये बताओ अगर हम PAT से, PAT हमें दे दिया 1,00,000, अगर हम PAT से PBT चले जाएं, देखो अब हम ट्रिक बताएं, 50% जब लगता है ना तो सिंपल ट्रिक बताएं क्या होती है। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसका 1/2 आधा हो गया होगा, ये आधा, तो उसका डबल कर दो, 2,00,000 हो गया। अगर मान लो यहाँ 2,00,000 होगा तो 50% 1,00,000 गया, 1,00,000 बच गया। तो 50% में ट्रिक होती है, 2,00,000 PBT आ गया, लेकिन हमें तो सॉल्व करके दिखाना है। देखो हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, आप वो लोग पूरा लिखना है इसको, ठीक है। तो PAT इज़ इक्वल टू PBT माइनस टैक्स एट द रेट 50% ऑफ PBT माइनस 50% ऑफ PBT, जो कि क्या है, टैक्स है। टैक्स नहीं वर्ड लिखना है हमको, तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं ना। तो जो भी यहाँ वैल्यूज़ होगी, जो भी यहाँ वैल्यू होगी उसका 50% किए होंगे, फिर ये आया होगा, तो इसमें 50% माइनस कर देंगे तो 50% ही बचेगा। 100 माइनस 50% ऑफ PBT बचा। PAT हमें पता है 1,00,000 है, तो PBT निकल जाएगा, 50% को नीचे भेज दो, कितना आ जाएगा, 1,00,000 डिवाइड बाई 50%, 2,00,000 आ गया। तो अब हमें पता लग चुका है PBT 2,00,000 है। अब हम कह रहे हैं, अब आगे निकालो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए इस PBT में, इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस किए होंगे, तो मेरे पास PBT आ गया। ठीक है, अब हम नेट प्रॉफिट बस लिख दे रहे हैं, समझ जाना, ये बिफोर वाला है। ठीक है, शॉर्ट में ये बिफोर वाला है, ऐसे लिखना नहीं है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम में पूरा लिखना है। ये 40,000 गया, PBT है मेरा 2,00,000, तो नेट प्रॉफिट बिफोर वाला आ गया 2,00,000 प्लस 40,000 विच इज़ इक्वल टू 2,40,000। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि PBT है ये और है, ऐसे लिख दिए 2,00,000, ऐड कर दिए इंटरेस्ट 40,000 और 2,40,000, फिर दिखा दी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है फलाना का। ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी सही है। ठीक है, तो 2,40,000 आ गया, ये पूरा समझ गए ना। देखो ठीक है, ये पूरा समझ गए, यानी कि ये 3,00,000 आ गया, सॉरी वहाँ कहाँ चले गए, यानी कि ये कितना आ गया, 2,40,000 आ गया मेरे पास। तो फॉर्मूला क्या होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें आ गया मेरा 2,40,000। अब हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। देखना कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों तरीके से निकलेगा। करंट एसेट्स दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है, टोटल एसेट्स दिया है, लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया है। ठीक है, अगर मुझे सेकेंड मेथड से निकालना है, एसेट साइड अप्रोच से, तो ऐसे निकालेंगे, देखना एसेट्स साइड अप्रोच से निकालना है, तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। टोटल एसेट हमें दी हुई है कितनी, 10,00,000। नॉन करंट एसेट दी है, नहीं नॉन करंट एसेट नहीं दी है, करंट एसेट दी है, कितने की है, 4,00,000। तो नॉन करंट एसेट मेरा आ गया 6,00,000 का। ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड कहता है
नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, तो ये हो गया 6 लाख। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट दिया है करंट लायबिलिटी दिया है, 4 लाख माइनस 2 लाख, वर्किंग कैपिटल आ गया 2 लाख, ये हो गई 8 लाख। ठीक है। दूसरा मेथड जो फर्स्ट मेथड है लायबिलिटीज अप्रोच, हम लोग कहते हैं टोटल इज शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है। और टोटल लायबिलिटी जो है टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होती है। तो जब टोटल एसेट 10 लाख है तो टोटल लायबिलिटी भी 10 लाख होगी। शेयर होल्डर फंड्स हमें पता नहीं है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ हमें पता नहीं है, करंट हमें पता है जो कि 2 लाख है। तो इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ रहे हो? इस नॉन करंट लायबिलिटीज़ में क्या आ जाएगा, जो बुक में दिया है वही ना क्वेश्चन आएगा। बुक में केवल लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया है इस नॉन करंट लायबिलिटी में, तो 4 लाख का केवल वही आएगा। यानी कि ये केवल 4 लाख का है। ठीक है। तो इसको 4 लाख लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये मेरा पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड है ही है, हाँ, तो इस 2 लाख को इधर भेजो, तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 10 लाख माइनस 2 लाख, 8 लाख। ठीक है। अगर केवल शेयर होल्डर फंड्स निकालते तो 4 लाख आता, नहीं, शेयर होल्डर फंड्स फिर कैपिटल एम्प्लॉयड लिख के शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, 4 लाख प्लस 4 लाख 8 लाख। ठीक है, समझ में आ गया? तो 8 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, ये हो गया 8 लाख। तो 2,40,000 डिवाइड बाई 8 लाख, 30% हो गया आंसर। इम्पॉर्टेंट करो इसको, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा घुमाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 107। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, पीएल को इमेजिन करना, पीएल को, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला याद है ये ऊपर वाला। ग्रॉस प्रॉफिट 2,70,000, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस सब एक्सपेंसेस हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा मेरे पास। क्लियर है? वेरी गुड। तो माइनस करके देखो, 2,70,000 माइनस एडमिनिस्ट्रेशन कितना, 60 और ये 30, तो -60 फिर -30, 180 आया। ठीक है, 180 आया। हम ये कह रहे हैं 180 आ गया नेट प्रॉफिट, पीएल को इमेजिन कर लिए ना, इधर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, इधर आ गया 2 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, 2 सेलिंग एक्सपेंसेस, 2 नेट प्रॉफिट, 1,80,000। ठीक है। अब उसमें वो नेट प्रॉफिट जो आया है 1,80,000 वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। हाँ ठीक है, और हमें फॉर्मूले में वही चाहिए। ठीक है, हमें फॉर्मूले में वही चाहिए ना, ये वाला। और तो ये इंटरेस्ट और ये टैक्स से मेरा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये इंटरेस्ट और टैक्स से मेरा कोई मतलब नहीं है, हमें बिफोर वाला चाहिए। तो हमें बिफोर वाला मिल गया है 1,80,000। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। देखो, नॉन करंट एसेट दी है, करंट एसेट दी है, करंट लायबिलिटी दी है, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का सेकंड फॉर्मूला क्या था, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। तो नॉन करंट एसेट 6 लाख है, वर्किंग कैपिटल कितनी हो गई, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, 2 लाख माइनस 50,000, 1,50,000। तो 6 लाख प्लस 1,50,000, 7,50,000। समझ में आ रहा है? 6 लाख और वर्किंग कैपिटल मेरी है 1.5 लाख, तो 7.5 लाख हो गया ना। वर्किंग कैपिटल कैसे निकला, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, 2 लाख में से 50,000 गया। तो ये इसको सॉल्व करोगे, 1,80,000 डिवाइड बाई 7,50,000 आ गया 24%, हमारा आंसर आ गया। वेरी गुड। अपने चलते नेक्स्ट, वन ऑफ द ईजीएस्ट 108। क्या कह रहा है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी दे दिया है। इन तीनों से देखो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, निकाल दो। नॉन, ये हो गया वर्किंग कैपिटल प्लस नॉन करंट एसेट, तो 2 लाख प्लस 1 लाख, तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 3 लाख। ठीक है। अब कह रहा है ये वाला पॉइंट देखो, ये है ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग, परचेजेस, कैरेज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये ऑफिस, ये पीएल वाला पॉइंट है। ठीक है, हमें नेट प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, और ये है हमारा सेल्स। क्लियर है?
अब आप माइंड में ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। हम पहले कैलकुलेटर पे करके दिखा रहे हैं, उसके बाद हम नॉर्मल करके दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट पे कैसे होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, आप लोग पूरा लिखना है, ग्रॉस प्रॉफिट इज़ इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ट्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा आगे। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री है 40,000, क्लोजिंग है, सॉरी क्लोजिंग अभी नहीं, परचेजेस है 6 लाख। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो जो जाएगा उसको पहले प्लस कर लो, फिर 15,000, फिर बस हो गया 6,55,000 आएगा। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करो 60,000, फिर क्रेडिट साइड में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से इसको माइनस करो 7 लाख। आपके पास आ गया 1,05,000 माइनस में आया होगा कैलकुलेटर पे, जो कि है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें से ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, प्लस कर दो अब इसको। अब बाय ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट सी डी बाय ग्रॉस प्रॉफिट बी डी क्या होगा, उसमें से ऑफिस एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। तो 75,000 का ऑफिस एक्सपेंसेस आ गया, सॉरी 75,000 का नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद उस 1,05,000 में से। ठीक है, अब हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 75,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड था हमारा 3 लाख, ये आ गया 25%। हाँ 25% आ गया। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी दिखा दे रहे हैं। देखो ट्रेडिंग अकाउंट है, बाय सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री टू ओपनिंग इन्वेंट्री टू परचेजेस टू कैरेज इनवर्ट्स। और भी कुछ था? नहीं, बस हो गया। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 40,000 की, के मीन्स 1000। परचेजेस थी 6 लाख की, कैरेज इन्वर्ट था 15,000 का, सेल्स है 7 लाख का, और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 60,000 की। ठीक है, ये हो गया 7,60,000। जिसको आ रहा है वो आगे बढ़ा दे वीडियो को। ठीक है, और इसमें से माइनस करेंगे 7,60,000 में से 40,000 माइनस 6 लाख माइनस 15,000, 1,05,000 का टू ग्रॉस प्रॉफिट सी डी आ गया। ये जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट बी डी 1,05,000 आ गया। ऑफिस एक्सपेंसेस जो कि है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये कितने का है? 30,000 का है। ठीक है, अब आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, ये क्या है? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, राइटिंग में मत जाओ, कॉन्सेप्ट पे जाओ। ये आ गया 75,000, यही हमें चाहिए था। अब आपको वैसे नोट करके लिखना है तो ऐसे लिख लेना, ग्रॉस प्रॉफिट इज़ इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और नहीं ऐसे नहीं, साइन चेंज हो जाएगा ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस परचेजेस माइनस कैरेज इनवर्ड, ऐसे करेंगे तो आपका 75,000 पॉजिटिव, सॉरी 1,05,000 पॉजिटिव में आ जाएगा। उसके बाद नेट प्रॉफिट निकाल देना, 1,05,000 माइनस करके 30,000, ऐसे भी कर सकते हो। 75,000 आ गया, यहाँ लिख देना, ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। ठीक है, डन डन। कैपिटल एम्प्लॉयड हम सिखाई दी कैसे निकला है, सेकेंड मेथड से निकला है। वेरी गुड, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करना। हल्का सा ग्लिच है, जो आँखों का धोखा हो सकता है इस क्वेश्चन में। आँखों ही आँखों में देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। ठीक है,
अच्छा, हमने बताया था जो नोट्स टू अकाउंट्स में एनटीए, नोट्स टू अकाउंट्स, उसमें जो रिज़र्व्स एंड सरप्लस का कॉलम होता है उसमें जनरल रिज़र्व या कोई रिज़र्व्स आते हैं, और जो नेट प्रॉफिट रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, वो आफ्टर टैक्स रहता है, यानी कि आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और फिर पूरा रिज़र्व्स एंड सरप्लस निकल कर आता है। ये पूरा रिज़र्व्स एंड सरप्लस की वैल्यू होती है। तो अगर क्वेश्चन में रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रहा है, इसका मतलब कि नेट प्रॉफिट उसमें एडेड है, जनरल रिजर्व उसमें एडेड है। लेकिन रिजर्व्स एंड सरप्लस लिख के नहीं दे रहा है तो नहीं है। यहाँ पे देखो केवल रिजर्व्स लिखा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं लिखा है। इसका मतलब कि ये नॉर्मल रिज़र्व की बात कर रहा है, ये जो है ये नॉर्मल रिज़र्व की बात कर रहा है। और इधर दूसरे पेज पे जो नेट प्रॉफिट दिया है आफ्टर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स, ये एक पार्ट है। तो ये रिजर्व्स प्लस नेट प्रॉफिट मिला के बनेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, समझे। और यहाँ पे आफ्टर टैक्स वाला है, और हमें क्वेश्चन में भी आफ्टर टैक्स पे ही दिया है 96,000, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है कि 96,000 को ऐड कर दें और इस रिज़र्व्स को ऐड कर दें तो हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस आ जाएगा, ठीक है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस जो, और ये मेरे पास शेयर होल्डर फंड्स पूरा तीनों मिला के, ये दोनों शेयर कैपिटल, और ये वाला मेरे पास इसको और नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो रिजर्व्स एंड सरप्लस आ जाएगा। और शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स, ये तो पढ़े ही हैं, ठीक है। अब जो है, तो अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना ही है, तो हम इसको ऐड करेंगे 5,00,000, 1,00,000, 1,44,000 प्लस 96,000 उसका नेट प्रॉफिट का, ये 1,44,000 प्लस 96,000, तो हमारे पास ये टोटल आएगा जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट बनता है। और लोन और डिबेंचर्स, तो ये मेरे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, तो ये दोनों भी ऐड होंगे, ठीक है। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया। अब बस यही एक ट्विस्ट था कि रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं लिखा है, रिजर्व्स लिखा है, तो इसका मतलब ये इसकी बात कर रहा है, और ये 96,000 इसका, तो दोनों को मिला के रिजर्व सरप्लस ही हुआ जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट बनेगा। 5,00,000, 1,00,000, 1,44,000, 96,000, 2,40,000, 1,20,000, 12,00,000 आ गया, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब दूसरा पार्ट हमें चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स दे रहा है। इसका मतलब कि इसमें इंटरेस्ट और इनकम टैक्स दोनों का दोनों माइनस हो चुका है, ठीक है, दोनों माइनस हो चुका है। अब क्या करें, तो हमें तो चाहिए बिफोर वाला इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स, तो ये माइनस हो चुका है, तो इसमें अगर हम इंटरेस्ट को ऐड कर दें और टैक्स को ऐड कर दें तो हो जाएगा मेरा काम। वेरी गुड। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में पूरा हम लिख के बताए थे ना, वैसे ही करना है। तो हम यहाँ पे ही शॉर्ट में बता दे रहे हैं। देखो, ये हमारे पास पीएटी दिया है, ठीक है, ये पीबीटी माइनस टैक्स किए होंगे तो पीएटी आया होगा, पॉइंट है। हाँ, कॉपी भी बता दे रहे ना यार, रुको। पीबीटी माइनस टैक्स करेंगे तो पीएटी आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पीबीटी हमें पता नहीं है, यही निकालना है। टैक्स हमें पता है 50% ऑफ पीबीटी है इक्वल टू पीएटी। 100 माइनस 50% हो गया 50% ऑफ पीबीटी, पीएटी। हमने एक ट्रिक भी बताया था, टैक्स अगर 50% है तो उसका डबल कर दो पीएटी का, ठीक है। तो पीबीटी इज़ इक्वल टू पीएटी अपॉन 50%। प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा रख लेना। पीएटी है 96,000 अपॉन 50%, कितना आएगा, 1,92,000। ठीक है, 1,92,000। अब हमें पता है कि नेट प्रॉफिट ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाला है, ठीक है। इसको हम नेट प्रॉफिट लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिखना। इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास पीबीटी आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना है,
देखो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन दिखा लेना आप लोग, हम यहाँ बता रहे हैं। 2,40,000 का 15% कितना आएगा, और 1,20,000 का 10%। ठीक है, तो हम यही निकाल दे रहे हैं। 2,40,000 का 15% 36,000 प्लस 1,20,000 का 10% 12,000। तो पीबीटी में ऐड कर देते हैं। पीबीटी मेरा आया है 1,92,000, 36,000 और 12,000 48,000 प्लस 48,000 कितना आ गया, 1,92,000 प्लस 48,000, ये आ गया 2,40,000। यही नेट प्रॉफिट हमें चाहिए था। ये क्या है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वेरीफाई करना है ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से इंटरेस्ट माइनस करो, फिर टैक्स माइनस करो, 92,000 आ जाएगा, सॉरी 96,000 आ जाएगा। तो अब 2,40,000 आ गया। ठीक है, अब ROI निकाल दो। 2,40,000 है, 12 लाख वो है, तो 2,40,000 12 लाख इंटू 100 20%। देखो आंसर आ गया, डन। देखो ROI पे लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अ कंपनी हैज़ ए लोन ऑफ 30 लाख एज पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, यानी कि इसके कैपिटल एम्प्लॉयड में कोई शेयर होल्डर फंड्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, केवल एक लोन है, यानी कि लॉन्ग टर्म डेब्ट है 30 लाख का। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 30 लाख। इंटरेस्ट जा रहा है 12%, ROI हमें दे दिया है 25% है, रेट ऑफ इनकम टैक्स 40% है। व्हाट इज़ द गेन टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को कौन सा पैसा मिलता है, अच्छा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है उसी के बाद तो हम प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं, और फिर इक्विटी शेयर्स को के लिए अर्निंग्स आती है, फिर उनको हम EPS देते हैं। समझ में आ रहा है, EPS निकालते हैं, यानी कि PAT वाला जो प्रॉफिट है उसके बाद ही शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चालू होता है। यानी कि तो शेयर होल्डर्स को गेन किस बात का, भाई PAT वाला प्रॉफिट होता है। देखो हम दिखा भी नहीं, एक सेकेंड देखो, और इसमें से इंटरेस्ट माइनस किए, फिर इसमें से टैक्स माइनस किए, फिर ये आ गया PAT, यहीं से तो डिविडेंड जा रहा है ना, तो यानी कि यही प्रॉफिट डिविडेंड को देने के लिए होता है। डिविडेंड किसको देते हैं, शेयर होल्डर्स को, जो शेयर्स होल्ड करते हैं, डिविडेंड शेयर्स पे मिलता है, तो डिविडेंड किसको देंगे, शेयर होल्डर्स को। तो कौन सा अर्निंग है शेयर होल्डर्स के लिए, PAT। तो ये हमसे PAT पूछ रहा है, इनडायरेक्टली गेन टू शेयर होल्डर्स। इंपॉर्टेंट मार्क करो, गेन ऐसे समझ में नहीं आएगा क्या है। ठीक है, अब जो है ड्यू टू द लोन रेज्ड बाय द कंपनी। अब देखो हमें ROI पता है, ROI जो है पता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, और कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। ठीक है, ये हो गया 25%। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता है 30 लाख है, तो नेट प्रॉफिट ये बिफोर वाला क्या हो जाएगा, 30 लाख का 25%, 30 लाख का 25% आ गया 7,50,000। अब हमें PAT चाहिए, तो इस नेट प्रॉफिट हम देखो शॉर्ट में लिखना है, आपको पूरा लिखना है। बिफोर में से अगर हम इंटरेस्ट माइनस कर दें और टैक्स माइनस कर दें तो PAT आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको लिख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हम PBT नहीं निकाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो PBT आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो PAT आ जाएगा, वही हमें चाहिए। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं यही वाला लिख के। तो नेट प्रॉफिट हमें पता है 7,50,000 है। इंटरेस्ट माइनस करो, देखो 30 कैपिटल एम्प्लॉयड में केवल 30 लाख का लोन था, और उस लोन पे क्वेश्चन में देखो लिखा है 12% इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि 30 लाख पे 12%, यानी कि 3,60,000 का इंटरेस्ट लग रहा है।
ठीक है, तो ये कितना आएगा, 3,90,000। हाँ, पीबीटी निकाल लेना, अलग अलग करके निकाल लेना, ठीक है। अब पीबीटी माइनस टैक्स, देखो शॉर्ट नहीं लिखना, पूरा लिखना, हम बता रहे पहले ही, सॉरी। पीबीटी में से टैक्स माइनस करेंगे तो पीएटी आ जाएगा। पीबीटी है 3,90,000 माइनस 40% ऑफ 3,90,000, ठीक है। तो माइनस डायरेक्ट कर दो ना 40%, 2,34,000। पीएटी और गेन टू शेयर होल्डर्स इज़ ₹2,34,000। आप लोग प्रेजेंटेशन एग्ज़ाम में कर लेना, हम बस समझाने का काम कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन एक दिखा दिया ना मैंने, और नहीं अगर कुछ दिक्कत हो तो आप इलस्ट्रेशन में भी एक बार देख सकते हो कैसे कर रहा है, सेम टू सेम रहता है। 2,34,000 आ गया। इज़ दैट क्लियर? वेरी 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 गुड। सो गाइस, थैंक यू सो मच। रेशियो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आखिरी के जो 3 क्वेश्चन बचे हैं वो प्रैक्टिस के लिए हैं, मैं उसका छोटा सा वीडियो 10 मिनट का बना देता हूँ। आप प्रैक्टिस के लिए देख सकते, अगर आपसे खुद से सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा है, वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है नेक्स्ट वाली, वरना आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी टिल नाउ हियर। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। विश यू बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।